प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत नया अध्याय शुरू करेंगे। अवधारणाएं, वैश्वीकरण, विश्व स्थानीयकरण, विश्ववाद। विगत वर्षों में अनेक नवीन आविष्कारों एवं संचार की व्यवस्था में प्रौद्योगिकी क्रांति ने गांवों और नगरों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को विभिन्न प्रकारों से प्रभावित किया है। संचार की व्यवस्था में कंप्यूटर, टेलीफोन, इंटरनेट आदि के बढ़ते हुए उपयोग ने सामाजिक संस्थाओं, व्यवहार के प्रतिमानों एवं उत्पादन के साधन और वितरण को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इन विभिन्न कारकों के प्रभावों के परिवर्तन के कारण आज दुनिया को वैश्विक ग्राम की संज्ञा दी गई है। वास्तव में भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में चल रही परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जिसमें संचार की व्यवस्था में औद्योगिक क्रांति के द्वारा उत्पन्न शक्तियों ने संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक संस्कृति में ढालने का एवं संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक ग्राम बना देने का अभियान है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया संसार के सभी देशों के समाजों की सामाजिक व्यवस्था को अलग अलग प्रकार से प्रभावित कर रही है। इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया से संसार के समाजों पर अनेक प्रकार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, संगठनात्मक और दुष्कार्यात्मक प्रभाव पड़े हैं। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ, परिभाषाएं एवं उपयोग। वैश्वीकरण अंग्रेजी शब्द का ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है। ग्लोबलाइजेशन शब्द का निर्माण ग्लोबलीज शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय ताने बाने के उद्गम से है। इस शब्द का प्रयोग 1930 में शिक्षा में मानव जीवन के संपूर्ण दृष्टिकोण के संदर्भ में किया जाता था। एक संबंधित शब्द कॉर्पोरेट दिगनी का निर्माण चार्ल्स रसेल ने 1857 में किया, जिसका अर्थ राष्ट्रीय ट्रस्टों और अन्य बड़े उद्यमियों का उल्लेख करने में किया जाता था। 1960 तक इन दोनों शब्दों का प्रयोग अर्थशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में पर्यायवाची रूप में किया जाता रहा। 1980 के उत्तरार्ध तक यह प्रयोग सामान्य हो गया। इस स्थापना के बाद से वैश्वीकरण की अवधारणा का प्रयोग एशिया और हिंद महासागर के पार व्यापार और साम्राज्य के महान आंदोलनों के रूप में किया जाने लगा। समाजशास्त्री रोनाल्ड रॉबर्टसन ने 1952 में वैश्वीकरण की निम्न परिभाषा दी है। वैश्वीकरण संपूर्ण संसार में चेतना की गहनता का विस्तार है। सरल भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ है संसार के विभिन्न समाजों की अन्योन्याश्रितता एवं पारस्परिक अंतर्निर्भरता का विकास। योगेंद्र सिंह के अनुसार वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने वित्त एवं बैंकिंग, व्यापार और राजकोषीय संबंध, जीवन के तरीके और फुर्सत के समय की गतिविधियों को क्रांतिकारी रूप में परिवर्तित कर दिया है। एंथनी गिडिंस ने वैश्वीकरण की परिभाषा दी है। आज सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध इस प्रकार के हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके देशों के मध्य की स्थितियों एवं भाग्य को निश्चित करते हैं। दुनिया की इस बढ़ती हुई अंतर्निर्भरता को ही वैश्वीकरण कहते हैं। बलदेव राज नायर के अनुसार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रधानतः आर्थिक प्रक्रिया मानते हैं। इनका मानना है कि सार रूप में वैश्वीकरण की प्रक्रिया आर्थिक नीतियों में परिवर्तन है, जिसका माध्यम एवं केंद्र बाजार है। इनके अनुसार यह प्रक्रिया प्रधानतः आर्थिक परिवर्तन पर विशेष और अधिक जोर देती है। नायर की यह भी मान्यता है कि इस प्रक्रिया ने राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को कमजोर नहीं किया है। समाजशास्त्री मॉर्टन एल्बो और एलिजाबेथ किंग के अनुसार वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संसार के सभी लोग एकल विश्व समाज में सम्मिलित हो रहे हैं, उस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। निष्कर्ष: उपरोक्त वर्णित परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक विशिष्ट एवं वृहद प्रक्रिया है जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, देशों, राष्ट्रों और राज्यों आदि समाजों के मूल या स्थानीय निवासियों को एक दूसरे को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि संबंधों से जोड़ता है और उनमें विश्ववाद पैदा करता है। वैश्वीकरण यह व्याख्या करता है कि किस प्रकार से संसार के सभी आदिम, ग्रामीण, नगरीय, महानगरीय समाज अपनी वस्तुओं, विचारों, उपलब्धियों का आदान प्रदान करके विश्व के स्तर पर एक समग्रता का निर्माण कर रहे हैं। वैश्वीकरण की विशेषताएं। वैश्वीकरण परिवर्तन की एक व्यापक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की विशेषताओं पर अनेक समाज वैज्ञानिकों एवं विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं।
नंबर 1 है एक व्यापक संप्रत्यय। वैश्वीकरण एक ऐसा व्यापक संप्रत्यय है जो विश्व के स्तर पर अनेक प्रकार के परिवर्तनों, परिवर्तन के कारकों, दिशाओं, प्रभावों आदि की व्याख्या, अध्ययन पद्धति और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। वैश्वीकरण के सभी परिवर्तनों को जो संसार में लघु स्तर के द्वारा सार्वभौमिक स्तर पर एवं सार्वभौमिक स्तर से लघु स्तर पर हो रहे हैं तथा यह संप्रत्यय सभी प्रकार के परिवर्तन जैसे भौतिक, अभौतिक, लघु, बृहद, संगठनात्मक, विघटनात्मक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि सभी की व्याख्या करता है। नंबर 2 सार्वभौमिक प्रक्रिया। वैश्वीकरण एक सार्वभौमिक या विश्वव्यापी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में निरंतर स्थानीयवाद और भूमंडलवाद दोनों में क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है। यह संप्रत्यय संसार के सभी विकसित, विकासशील और अविकसित देशों में हो रहे परिवर्तनों की व्याख्या करता है। नंबर 3 एक वैज्ञानिक संप्रत्यय। वैश्वीकरण एक वैज्ञानिक संप्रत्यय है क्योंकि इसके द्वारा किसी भी समाज, राष्ट्र या देश में बृहद स्तर पर घटित होने वाले परिवर्तनों का निष्पक्ष, मूल्य रहित एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाता है। नंबर 4 चेतन और अचेतन प्रक्रिया। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे विश्व के सभी क्षेत्रों के समाज चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकार से प्रभावित हुए हैं। अनेक तत्वों को लोग सोच समझकर प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करते हैं, किंतु कुछ तत्व अप्रत्यक्ष रूप से भी लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्पादन के साधन एवं उपकरणों का अनुकरण प्रयास पूर्वक करते हैं, जबकि फैशन, खानपान संबंधी खाद्य पदार्थों, फास्ट फूड आदि का स्वतः ही लोगों द्वारा अपने जीवन का अचेतन रूप से अंग बना लेना। नंबर 5 एक सामाजिक आंदोलन। योगेंद्र सिंह के अनुसार वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी सामाजिक आंदोलन है। इस आंदोलन के कारण तीसरी दुनिया में एवं विशेष रूप से भारत में जो परिवर्तन हुए हैं उसने अनेक नवीन आंदोलनों को जन्म दिया है, जैसे मानवाधिकार की मांग, दलित आंदोलन, जेंडर आंदोलन आदि। नंबर 6 आर्थिक विशेषताएं। जे हलक ने वैश्वीकरण की विशेषताएं प्रमुखतया आर्थिक बताई हैं। इनके अनुसार भूमंडलीकरण वास्तव में वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के मुक्त आदान प्रदान का समन्वय है। इनके अनुसार इनकी निम्न 3 मौलिक विशेषताएं। पहली विशेषता पूरी दुनिया में आर्थिक स्वतंत्रता का विस्तार है। दूसरी विशेषता प्रौद्योगिकी प्रवर्तनों में वृद्धि है, खासकर संचार के क्षेत्र में। तीसरी विशेषता इन विभिन्न आयामों की आपसी निर्भरता है। इन विशेषताओं का विस्तृत वर्णन इस प्रकार से है। 6.1 आर्थिक स्वतंत्रता का विस्तार। जहां 19वीं सदी में विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि मुख्यतः विकासशील देशों पर तथा अविकसित क्षेत्रों की परिधि पर केंद्रित थी, वहीं आज करोड़ों रूसी, चीनी, भारतीय, इतालवी भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं। भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति गुणात्मक दृष्टि से फैल रही है। पहले जहां वस्तुएं, सेवाएं और पूंजी ही सीमाएं पार करती थी, वहीं आज उत्पादन के सभी तत्वों का विनिमय हो रहा है, जैसे प्रौद्योगिकी, उत्पादन के मानकों, साधनों का, श्रम का तथा नियंत्रण, मुक्ति के बाद वित्त की। अर्थव्यवस्था के पास आज एक विश्वव्यापी आर्थिक कार्यक्षेत्र है। 6.2 प्रौद्योगिकी प्रगति में वृद्धि। प्रौद्योगिकी प्रवर्तन विनिमय को बढ़ावा देता है, उत्पादन में तेजी लाता है तथा पूरी दुनिया में विचारों, सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान संभव बनाता है। प्रौद्योगिकी की प्रगति के परिणाम स्वरूप आज समाचार, प्रदेश एवं बिंब पलक झमकते ही समुद्र पार पहुंच जाते हैं। 6.3 विभिन्न आयामों की आपसी निर्भरता। भूमंडलीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसके विभिन्न आयाम परस्पर निर्भर हैं। प्रौद्योगिकी प्रवर्तनों ने पूंजी का प्रवाह इस हद तक बढ़ा दिया है कि उससे उत्पन्न स्टॉक बाजार अपनी जगह बदलता हुआ दिन में 24 घंटे काम करता है। पूंजी का परिमाण भी इस कदर बढ़ गया है कि आर्थिक क्षेत्र कमजोर पड़े हैं और इससे बहुत से देश प्रभावित हुए हैं। उत्पादन के सभी तत्वों संबंधी आर्थिक प्रवाहों में वृद्धि से कंपनियों की परस्पर आत्मनिर्भरता बढ़ी है। 6.4 मुद्रा विनिमय। अनेक विद्वानों ने वैश्वीकरण की एक आर्थिक विशेषता विनिमय का माध्यम मुद्रा को बताया है। वैश्वीकरण में सभी समाजों में वैश्वीकरण के कारण विनिमय का साधन मुद्रा सर्वव्यापी हो जाता है एवं वस्तु विनिमय का लोप हो जाता है। 6.5 बाजार की प्रधानता। जैसे जैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती जा रही है, वैसे वैसे उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में व्यापार की प्रधानता में वृद्धि होती जाती है। संसार में उपभोग के तरीके भी परिवर्तित होकर समान स्तर पर पहुंच जाते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव से संपूर्ण विश्व एक क्रय विक्रय का स्थान अर्थात बाजार के रूप में विकसित हो जाता है। नंबर 7 सांस्कृतिक विशेषताएं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न तत्व जैसे संचार की व्यवस्था में प्रौद्योगिकी क्रांति जैसे कंप्यूटर, टेलीफोनों और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग ने विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। इससे विश्व के स्तर पर विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्नता में एकता की विशेषता का विकास हो रहा है।
वैश्वीकरण का प्रभाव। भूमंडलीकरण को केंद्र पर बन रही भविष्य दृष्टि संसार के लगभग सभी देशों को प्रभावित कर रही है। प्रथम, सॉफ्टवेयर उद्योग में कंप्यूटर क्रांति ने अमेरिकी उद्यमशीलता को पुनर्जीवित किया है। द्वितीय, मनोरंजन उद्योग आसमानी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से भूमंडलीकरण मानकीकरण और विविधीकरण की दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। खान पान की आदतों, पहनावे, सांस्कृतिक उत्पादों का मानकीकरण जहां एक और समाजों के जीवन की दशाओं में समानताएं बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर विविधीकरण विश्व की धरोहर जो विविध विशेषताओं की सुलभता बढ़ाकर समाजों के विभिन्न पक्षों को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप औद्योगिक, मौद्रिक और वित्तीय नीति की दृष्टि से सरकार की क्षमता में कमी दिखाई दे रही है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और सामाजिक नीति विश्व की आर्थिक स्थिति, विश्वव्यापी प्रवृत्तियों और बाजार की आवश्यकता पर पूर्ण रूप से निर्भर दिखाई दे रही है। इसके फलस्वरूप राजनीति में 3 स्तर विकसित हो रहे हैं। नंबर 1 है, पराराष्ट्रीय स्तर पर सरकारें अपनी प्रभुसत्ता का एक अंश क्षेत्रीय इकाइयों को सौंप रही है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों का प्रबंध करती है। नंबर 2, अधोराष्ट्रीय स्तर पर विकेंद्रीकरण के उपायों के कारण प्रादेशिक इकाइयां राष्ट्रों का मुकाबला कर रही हैं। नंबर 3, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निजी सरकारों से तालमेल बिठाना पड़ रहा है। इन निजी स्तरों पर नागरिक समाज सामाजिक संगठन की परिभाषा का एक प्रमुख तत्व बनकर उभर रहा है। भूमंडलीकरण में 3 प्रकार के कर्ताओं का उदय हो रहा है। नंबर 1, जो भूमंडलीकरण करते हैं। नंबर 2, जिनका भूमंडलीकरण होता है। और नंबर 3, जो भूमंडलीकरण में पीछे रह जाते हैं। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व के आदिम समाजों, ग्रामीण समाजों, नगरीय समाजों के जीवन व उससे संबंधित संस्थाओं में अनेक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं तथा उनमें सजातीयता का विकास हो रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने परिवार, व्यक्ति, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, खान-पान, रहन-सहन, व्यवहार के प्रतिमान, स्तरीकरण के प्रतिमान, राजनीतिक व्यवस्था के तीनों अंगों आदि में विश्व के स्तर पर प्रभाव डाला है और उनमें विभिन्नता के साथ सजातीयता का विकास किया है। वैश्वीकरण ने शिक्षा, साहित्य, ललित कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, नृत्य और संगीत का भी सार्वभौमिकरण किया है। एरिक्सन के अनुसार वैश्वीकरण ने वस्तु विनिमय व्यवस्था के स्थान पर धन को विनिमय का प्रभावशाली माध्यम बना दिया है। आज वस्तु विनिमय एवं जीविकोपार्जन संबंधी उत्पादन प्रासंगिक नहीं रहे हैं। विकसित देशों ने तो वैश्वीकरण का लाभ उठाया, परंतु भारत जैसे गरीब और विकासशील देश ऐसा करने में असमर्थ ही सिद्ध हुए हैं। इसका कारण उनका भौतिक और सामाजिक ढांचा मजबूत और अच्छा एवं विकसित नहीं होना है। विकासशील देशों पर विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पकड़ बढ़ गई है, लेकिन इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के देशों का कोई उल्लेखनीय सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हुआ है। धन्यवाद।